Let's start at second part of history of Europe from 13th century to the 1789 century. Let's get started higher part of our studies. Um, चैप्टर 1 यूरोप का इतिहास। अध्याय का विस्तृत सार। प्राचीन यूरोप में क्या था? ग्रीक और रोमन की सभ्यता थी। जो प्राचीन का यूरोप था उसमें क्या था? ग्रीक और रोमन की सभ्यता था। लोकतंत्र का था, उसमें दर्शन था, गणित, कला का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य के साथ कानून और प्रशासन मजबूत हुआ। मध्यकालीन यूरोप जो था वो 500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक था। इसमें रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अराजकता आई, सामंतवाद का उदय हुआ, राजा जागीरदार, सामंत, किसान, इस तरीके से व्यवस्था होने लगी। फिर चर्च की अपार शक्ति हो गई, फिर धर्म युद्ध, कुसेडेस, फिर आधुनिक यूरोप 1500 के बाद 1500 ईस्वी के बाद आधुनिक यूरोप आ गया। पुनर्जागरण हुआ, धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, वैज्ञानिक क्रांति हुआ, फिर भौगोलिक खोजें हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, पूंजीवाद, ये सारी चीज़ें हुई। फ्रांसीसी क्रांति और आधुनिक राज्य का उदय हुआ। इन परिवर्तनों ने मिलकर यूरोप को विश्व का सबसे शक्तिशाली महाद्वीप बना दिया। यूरोप के इतिहास का काल विभाजन कैसे किया जाता है? तो यूरोप के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल। प्राचीन यूरोप की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रीक रोमन संस्कृति, लोकतंत्र, दर्शन, कला, विज्ञान एवं कानून की उदय इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद क्यों उभरा? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सुरक्षा की कमी थी, इसलिए लोग सामंतों के संरक्षण में रहने लगे, जिससे सामंतवाद विकसित हुआ। चर्च मध्यकालीन यूरोप में इतना शक्तिशाली क्यों था? उत्तर, चर्च धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जीवन को नियंत्रित करता था। लोगों में अंधविश्वास था और शिक्षा केवल चर्च के पास थी। धर्म युद्ध, कुसेडेस क्या थे? उत्तर, मुस्लिम शासन से पवित्र भूमि यरूशलेम को प्राप्त करने के लिए ईसाइयों द्वारा किए गए युद्ध धर्म युद्ध कहलाते हैं। धर्म युद्धों का एक प्रमुख परिणाम बताइए। व्यापार और संस्कृति संपर्क बढ़ा, जिससे यूरोप में पुनर्जागरण की नींव पड़ी। आधुनिक यूरोप की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? पुनर्जागरण और भौगोलिक खोजों से आधुनिक यूरोप की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण क्या था? तो ग्रीक रोमन ज्ञान का पुनर्जन्म, जिसमें कला, विज्ञान और तर्क पर जोर दिया गया। यूरोप में धार्मिक सुधार की आवश्यकता क्या थी? तो चर्च में भ्रष्टाचार, इंडिजिलेंस की बिक्री, पादरियों की अनैतिकता सुधार का कारण बनी। मार्टिन लूथर कौन थे? वे जर्मनी के पादरी थे जिन्होंने चर्च के भ्रष्टाचार के खिलाफ 95 थीसिस लिखकर धर्म सुधार शुरू किया। वैज्ञानिक क्रांति का आधार क्या था? तर्क, प्रयोग, अवलोकन और गणित पर आधारित ज्ञान। आधुनिक यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? व्यापार, भाषाई एकता, शिक्षा, छापाखाना और राजनीतिक संघर्षों ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। किस घटना ने आधुनिक लोकतंत्र की नींव रखी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 और फ्रांसीसी क्रांति 1779 ने। यूरोप में पूंजीवाद कैसे विकसित हुआ? व्यापार, विस्तार, बैंकिंग, निजी निवेश और औद्योगिक क्रांति के कारण। भौगोलिक खोजों ने यूरोप को कैसे बदला? यूरोप विश्व व्यापार का केंद्र बना, उपनिवेश बने, यूरोप समृद्ध हुआ। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई? ब्रिटेन में। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति का एक सामाजिक प्रभाव था, तो शहरीकरण बढ़ा, मजदूर वर्ग का उदय हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या था? उत्तर, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यूरोप के राजनीतिक विकास का केंद्र बिंदु क्या था? राष्ट्र, राज्य और संवैधानिक शासन का उदय। आधुनिक यूरोप की कौन सी विशेषता आज भी विश्व भी प्रभावशाली है? तो लोकतंत्र, मानवाधिकार, विज्ञान, पूंजीवाद और औद्योगिक तकनीक। अब ठीक है, ये हमने सारा चीज़ पढ़ लिया। अब हम लोग यूरोप का इतिहास को जो 20 लॉन्ग क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, चलिए समझते हैं। यूरोप के इतिहास का काल विभाजन किन आधारों पर किया जाता है? तो यूरोप के इतिहास को 3 प्रमुख कालों, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक युगों में बांटा गया है। यह विभाजन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। प्राचीन काल ग्रीक और रोमन सभ्यता की वैज्ञानिक, कलात्मक और राजनीतिक उन्नति से जुड़ा हुआ है। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही प्राचीन काल समाप्त होता है। इसके बाद लगभग 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का समय मध्यकालीन कहलाता है, जिसमें सामंतवाद, चर्च का प्रभुत्व, धर्म युद्ध और सामाजिक स्थिरता प्रमुख थी। यह युग यूरोप में बौद्धिक ठहराव का युग माना जाता है। 15वीं शताब्दी के बाद पुनर्जागरण, भौगोलिक खोजें, वैज्ञानिक खोजें और राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक काल की शुरुआत को दर्शाते हैं। इस काल में लोकतंत्र, पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति और राष्ट्रवाद ने यूरोप को वैश्विक शक्ति बना दिया। इस प्रकार यह काल विभाजन यूरोप के व्यापक इतिहास विकास को समझने का स्पष्ट आधार प्रदान करता है।
प्राचीन यूरोप की मुख्य विशेषताएं क्या थी? प्राचीन यूरोप की मुख्य विशेषताएं, तो प्राचीन यूरोप मुख्य रूप से ग्रीक और रोमन सभ्यता के कारण विश्व इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है। यूनान में लोकतंत्र की अवधारणा पहली बार विकसित हुई। एथेंस इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे दार्शनिकों ने ज्ञान, नैतिकता और राजनीति की नींव रखी। रोमन साम्राज्य ने कानून, प्रशासन, अभियंत्रिक और सैन्य संगठन को नए रूप दिए। रोमन सड़कें, जल सेतु, विशाल इमारतें आज भी उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा का प्रमाण है। कला और साहित्य की होमर की इलियड, ओडिसी, सोफोक्लिस को नाटक विश्व धरोहर माने जाते हैं। प्राचीन यूरोप में विज्ञान भी विकसित हुआ। यूक्लिड, आर्किमेडिस, टैलेमी आदि इसके उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य ने यूरोप को राजनीतिक एकता भी प्रदान की। संक्षेप में प्राचीन यूरोप तर्क, विज्ञान, लोकतंत्र, कला और प्रशासन की उन्नति का युग था। रोमन साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण को समझाइए, तो समझते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य का पतन यूरोप के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके प्रमुख कारण थे: पहला, आर्थिक संकट, भारी कर, गुलामों पर अत्यधिक निर्भरता और व्यापार में गिरावट ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। दूसरा, राजनीतिक अस्थिरता, लगातार कमजोर शासक, गृह युद्ध और प्रशासनिक भ्रष्टाचार ने शासन की दक्षता को कम कर दिया। तीसरा, सैन्य कमजोरी, रोमन सेना में विदेशी सैनिकों की बढ़ती संख्या और साम्राज्य की विशाल सीमा की सुरक्षा कठिन होती गई। चौथा, बर्बर जातियों व विसिगात, हैनवडल ने आक्रमणों साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। पांचवा, नैतिक पतन और विलासिता ने समाज की शक्ति कमजोर की। इन सभी कारणों ने मिलकर 476 ईस्वी में पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन को जन्म दिया, जिससे मध्यकालीन यूरोप का आरंभ माना जाता है। मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद क्या था? इसकी संरचना को समझाइए। तो सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी, जिसका आधार भूमि स्वामित्व था। इसमें 4 स्तरों में विभाजित था: राजा, जागीरदार, लॉर्ड, सामंत, नाइट और किसान, सर्फ। राजा भूमि का सर्वोच्च स्वामी माना जाता था। वह बड़े बड़े क्षेत्रों को जागीर के रूप में लॉर्डों को प्रदान करता था। लॉर्ड इस भूमि को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सामंतों को देते थे, जो सैनिक सेवा प्रदान करते थे। किसानों का काम कृषि करना और उगाई का बड़ा हिस्सा अपने मालिक को देना था। किसानों को भूमि छोड़ने की अनुमति नहीं होती थी, वे बंधुआ माने जाते थे। सामंतवाद सुरक्षा देता था, लेकिन स्वतंत्रता छीन लेता था। आर्थिक गतिविधियां सीमित थी और सामाजिक गतिशीलता लगभग शून्य थी। यह व्यवस्था यूरोप में लगभग 10वीं से 15वीं शताब्दी तक प्रभावी रहा। मध्यकालीन यूरोप में चर्च इतना शक्तिशाली कैसे बना? रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में राजनीतिक अराजकता फैल गई। ऐसे समय में चर्च ने लोगों को स्थिरता, नैतिकता और आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। शिक्षा, चिकित्सा, कानून और प्रशासन लगभग पूरी तरह चर्च के नियंत्रण में थे। हर व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक चर्च के संस्कारों से जुड़ा रहता था। चर्च ने पादरी वर्ग को उच्च सामाजिक दर्जा दिया और उन्हें कर टाइट्स लेने का अधिकार प्राप्त था। पोप को धार्मिक और कभी कभी राजनीतिक मामलों में भी सर्वोच्च माना जाता था। धर्म युद्धों में चर्च की भूमिका और पवित्र रोमन साम्राज्य की अवधारणा ने इसकी शक्ति और बढ़ाई। पाप मोक्ष पत्र जैसे विवादास्पद प्रथाओं के बावजूद चर्च का प्रभाव सदियों तक कायम रहा। इस प्रकार शिक्षा, धर्म, राजनीति और समाज पर व्यापक नियंत्रण ने चर्च को यूरोप की सबसे शक्तिशाली संस्था बना दिया। धर्म युद्धों, क्रूसेड्स के कारण और परिणाम विस्तार से लिखिए। धर्म युद्ध 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईसाइयों द्वारा मुसलमान से यरूशलेम और पवित्र स्थानों को प्राप्त करने के लिए लड़े गए युद्ध थे। इनके प्रमुख कारण थे धार्मिक उत्साह, चर्च की शक्ति बढ़ाने की इच्छा, यूरोपीय सामंतों का लालच, व्यापारियों का लाभ, रोमांच की भावना। परिणाम स्वरूप यूरोप में व्यापक परिवर्तन हुआ। पहला, पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार बढ़ा, मसाले, रेशम, कागज आदि का आयात बढ़ा। दूसरा, सामंतवाद कमजोर हुआ क्योंकि कई सामंत युद्धों में मारे गए और राजा मजबूत हुए। तीसरा, विज्ञान, गणित और चिकित्सा का ज्ञान यूरोप पहुंचा। चौथा, शहरों में व्यापार का विकास हुआ और पुनर्जागरण और भौगोलिक खोजों की नींव तैयार हुई। हालांकि धार्मिक दृष्टि से धर्म युद्ध विफल रहे, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उन्होंने यूरोप को बदल दिया।